हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 18 अक्टूबर 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम देना होगा तो आपके हाथ में सिर्फ 199 डेज बचते। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं। कैन नॉट लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज से द सुप्रीम कोर्ट बेंच। ठीक है, बेंच ने ये बोला है कि हम इसको लीगलाइज नहीं कर सकते, ये उन्होंने बोला है। सबसे पहले क्या बोला सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली द लेजिस्लेचर, मतलब जो पार्लियामेंट है वही कैन रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट, वही रिकॉग्नाइज कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, द बेंच रीजन दैट द सिंस देयर वाज नो फंडामेंटल और क्वालिफाइड राइट टू मैरी। ये बहुत बड़ी जजमेंट है, इसमें इन्होंने क्लियर कट बोला है कि राइट टू मैरी नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास राइट टू चॉइस है, राइट टू चॉइस है। राइट टू चॉइस मतलब आपका पार्टनर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। राइट टू मैरी आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सच फंडामेंटल और क्वालिफाइड राइट टू मैरी, द कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपकी इस पे इंटरव्यू नहीं कर सकते। एक्सेप्टिंग दैट इट वाज द टाइम टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सेम सेक्स मैरिज, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको एंड करना चाहिए। However, the bench failed to reach the consensus on providing a long-abiding relationship between सेम सेक्स कपल द स्टेटस ऑफ लीगली रिकॉग्नाइज सिविल यूनियन। ठीक है, सिविल यूनियन क्या होता है ये अपन देखेंगे अभी। देखो सिविल यूनियन क्या होता है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के उसके हिसाब से सिविल यूनियन इट इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, नेशनैलिटी एंड रिलीजन। ठीक है, दो लोगों के बीच में का यूनियन है, दो लोगों का यूनियन, उसको बोलेंगे सिविल यूनियन। अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। इट इज बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड नेशनैलिटी। ठीक है, कास्ट, रिलीजन एंड नेशनैलिटी। अब इसका फॉरेन कंट्रीज में और भी इसका क्या क्या मतलब निकलता है ये देखिए। सिविल यूनियन का मतलब क्या होता है। लीगल स्टेटस दैट अलाउज द सेम सेक्स कपल्स स्पेसिफिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉर्मली कन्फर्ड अपॉन मैरिड कपल्स। ठीक है, जो मैरिड कपल को राइट दिए जाते हैं वही राइट सिविल यूनियन को दिए जाते हैं, ये भी बोला जाता है। रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ डू नॉट प्ले रोल इन द सिविल यूनियन। ये सोशल स्टेटस जैसे मैरिज के अंदर सिविल उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये उनके ऊपर नहीं लागू होती और उनको रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से वो नहीं रहते। ठीक है, मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द स्टेट्स एंड कंट्रीज। सिविल यूनियन को सारी कंट्रीज और देश नहीं करती। कुछ कंट्रीज सिविल यूनियन को एज ए मैरिज रिकॉग्नाइज करती है, कुछ कंट्री नहीं करती सिविल यूनियन को। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला है। However, the bench failed to reach the consensus providing even a long-abiding relationship between the same-sex couples, the status of legally recognized civil unions। उनको अपन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको स्टेटस नहीं दे सकते सिविल यूनियन का। ठीक है, सिविल यूनियन का मतलब समझ में आ गया आपको। अभी इस केस के अंदर जो बेंच थी वो डिवाइड होगी, एक माइनॉरिटी बेंच, माइनॉरिटी ओपिनियन एंड मेजोरिटी ओपिनियन। ठीक है, माइनॉरिटी ओपिनियन के अंदर क्या क्या बोला गया। माइनॉरिटी ओपिनियन ने ये बोला है डिक्लेयर दैट द प्योर पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स। अभी माइनॉरिटी का इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी जजमेंट है वही प्रिवेल करेगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी जो बेंच थी उन्होंने क्या बोला है, इट डिक्लेयर दैट द क्यूअर पीपल हैड अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ रिलेशनशिप। ठीक है, उनको राइट है रिलेशनशिप बना सकते हैं, रिलेशनशिप इनफॉर्मल होती है। ठीक है, एंड द स्टेट वॉज ऑब्लिगेड टू रिकॉग्नाइज एंड ग्रांट ए लीगल स्टेटस। स्टेट वॉज ऑब्लिगेड, तो ये माइनॉरिटी ने बोला है स्टेट की ये ड्यूटी है, मतलब ये स्टेट का ये कर्तव्य है कि टू रिकॉग्नाइज एंड ग्रांट द लीगल स्टेटस टू द such unions so that the same sex couple could avail themselves of the material benefits provided by the law। तो उनको जो लॉ के हिसाब से जो मतलब जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे कि अगर आपको आपका स्पाउस का नाम देना होगा आपकी एफडी के अंदर नॉमिनी में, या फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम देना होगा तो आप स्पाउस का नाम दे सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आपको मैरिज की जरूरत होती है, तो उसके अंदर वो बोल रहा है आप इसको रिकॉग्नाइज करो। चीफ जस्टिस हेल्ड दैट, ठीक है, राइट टू फॉर्म अ यूनियन वाज अ फीचर ऑफ फंडामेंटली राइट टू चूज अ पार्टनर। जो मैंने अभी बताया आपको, राइट टू चूज पार्टनर के अंदर ही राइट टू फॉर्म यूनियन आता है। ठीक है, अब ये माइनॉरिटी का है, इसको याद रखिए, ये मेजोरिटी जजमेंट नहीं है। एंड हैड अ डिग्निफाइड एंड मीनिंगफुल लाइफ, ये भी उनका राइट है। इक्वालिटी कैन नॉट बी डिनाइड टू द सेम सेक्स कपल ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी दी गई है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अंदर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, एम्फसाइजिंग दैट द क्वेयर पर्संस हैव अ राइट टू फॉर्म
अबाइडिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। क्वेयर जो पर्सन होते हैं उनको राइट है। अभी क्योर का मतलब बताऊंगा मैं ऊपर, पूरा डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे एक बार। क्वेयर पर्सन हैव अ राइट टू फॉर्म अ अबाइडिंग रिलेशनशिप्स। अभी सिर्फ इतना समझ लो, इनको राइट है रिलेशनशिप बनाने का। ही हेल्ड दैट द क्वेयर क्वेरेंस वाज अ नेचुरल फिनोमेना। क्वेरेंस जो होता है वो नेचुरल फिनोमेना है, neither urban or elite, adding that the conception of marriage was neither universal nor static। हाँ, ये इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट बोला है कि मैरिज वॉज नाइदर यूनिवर्सल नॉर स्टैटिक। अभी कैसा था, वेन देयर वॉज इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो मैरिज कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ वैसे वैसे मैरिज को हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया गया कि यू शुड मैरी टू वन पर्सन ओनली, ठीक है। फिर पैट्रियार्की इसमें इन्वॉल्व हो गई कि एक लड़की एक ही लड़के से शादी करेगी, ठीक है। तो उसके कुछ रीजंस भी है, जैसे कि उसके अंदर जो ह्यूमंस के ट्रेट है वो आगे के उसके वंशज में आने चाहिए, इसलिए उन्होंने ये इसको रूल्स बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला ये ह्यूमन क्रिएटेड सिस्टम है मैरिज, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी ने ये बोला है। मेजोरिटी जजमेंट इंपॉर्टेंट है, देखिए उन्होंने क्या बोला है। हेल्ड दैट द एन एंटाइटलमेंट टू द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ राइट टू यूनियन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एंटाइटल टू अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू यूनियन अ काइंड टू द मैरिज और सिविल यूनियन और कॉन्फरिंग अ लीगल स्टेटस अपॉन द पार्टीज टू रिलेशनशिप कैन ओनली बी थ्रू द एनेक्टेड लॉ। आपको अगर स्टेटस चाहिए सिविल यूनियन का, ठीक है, सिविल यूनियन का, मैरिज का आपको स्टेटस चाहिए, तो ये सिर्फ एक लॉ दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम लॉ नहीं बनाते। held that the court's judgment decriminalized the homosexuality in 2018। so 2018 में डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को। इट डजंट एक्सटेंड टू द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ क्वेयर यूनियंस। तो ये एक्सटेंड नहीं होता ना कि आपको मैरिज का राइट नहीं देता, ठीक है, सिर्फ ये आपको डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी। तो रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो लेकिन आप रजिस्टर्ड मैरिज नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने बोला है, ठीक है। बेंच रिफ्यूज टू टिंकर विद स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके साथ छेड़छाड़ करने को उन्होंने नहीं बोला है। द प्रीवियस जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द क्यूर एंड एलजीबीटीक्यू प्लस कपल्स टू हैव राइट टू यूनियन एंड रिलेशनशिप। जो पहले जजमेंट आया था उन्होंने ये बोला था, बी इट मेंटल, ठीक है, बी इट मेंटल, इमोशनल एंड सेक्सुअल, ठीक है, फॉलोइंग राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस एंड एटोनॉमी, ठीक है। हाउएवर दिस डज नॉट एक्सटेंड टू राइट टू क्लेम एंटाइटलमेंट टू एनी लीगल स्टेटस। ये आपको सिर्फ राइट देता है रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन ये कोई लीगल स्टेटस नहीं देता फॉर यूनियन और रिलेशनशिप। Secutor of this that the court cannot enjoin or direct the creation of such regulatory framework resulting the legal status। तो यही उन्होंने बोला है कि हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बनाओ वगैरह, ठीक है। तो देखते पूरा आज इसका पूरा R&D क्या है, तो अपन पूरा समझेंगे सेम सेक्स मैरिज क्या है, ठीक है। पहले सेम सेक्स मैरिज के अंदर जो वर्डिक्ट आया उसका नाम आप पूरा रट लीजिए। इसका नाम है सुप्रियो यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट के अंदर ये वर्डिक्ट आया है, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। सेम सेक्स मैरिज का अगर आंसर लिखना होगा तो यही लिखना है, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर डिनाई किया गया है सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। तो पहले थोड़े आर्गुमेंट देखेंगे। क्योर क्या होता है, क्यूर क्यूर क्या, क्योर का मतलब ये होता है जो LGBTQ है वो उसके अंदर कोई बंदा खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो आता है क्यूर। तो इसमें क्या है, कोई खुद को लेस्बियन नहीं बोल रहा, कोई खुद को गे नहीं बोल रहा, ट्रांस वुमन, ट्रांसजेंडर, ये किसी की कैटेगरी के अंदर अगर नहीं हो रहा तो वो उस एक अम्ब्रेला टर्म है क्योर। तो इसको बोलेंगे क्योर अपन, ठीक है, क्यूर। तो उसके बाद सिविल यूनियन का मतलब अपन ने समझ लिया, ठीक है। अभी सेम सेक्स मैरिज के ना अपन मतलब इसके लिए कौन से आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं आंसर लिखने में, ये देखेंगे, ठीक है। तो सेम सेक्स के बारे में आप फेवर में कौन से आर्गुमेंट दे सकते हो। देखो फंडामेंटल राइट है किसी भी बंदे का शादी करने का, ठीक है। अभी के जजमेंट तो सीधा डिनाई कर दिया है कि फंडामेंटल राइट नहीं है शादी, आपका फंडामेंटल राइट टू मैरी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू चूज अ पार्टनर आपका फंडामेंटल राइट है। दोनों का डिफरेंस मैं बार बार आपको बताता हूँ। राइट टू चूज पार्टनर का मतलब होता है रिलेशनशिप फॉर्म करना किसी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लीगल स्टेटस देना, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरिज, इसके फेवर में कौन से आर्गुमेंट है। ये लोग बोलते कि हमें राइट टू मैरिज का फंडामेंटल राइट है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। उसके बाद ये बोलते कि हमें चाइल्ड अडॉप्ट करना है,
तो चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए पहले के जैसा मेल फीमेल ही होना, फिर उसके बाद वो कंसेप्शन होगा और उसके बाद बच्चा होगा, ये बातें अभी मायने नहीं रखती। अभी तो आप एडॉप्शन भी कर सकते, सरोगेसी से भी बच्चा पैदा कर सकते। तो हमें एज ए फैमिली हमें रहना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको आप एक्सटेंशन करो और उसके अंदर हमारा प्रोविजन कर दो सेम सेक्स मैरिज का, ठीक है। जो सेम सेक्स जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो क्यों बनाया था, देखो हिंदू हिंदू से शादी करेगा तो उसके से हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मुस्लिम शादी करेगा तो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन शादी करे तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ठीक है। ऐसे हर रिलीजन का अलग अलग एक्ट बना के रखे। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का है और कोई क्रिश्चियन लड़की है, ठीक है, उनको शादी करनी होगी तो वो स्पेशल मैरिज के एक्ट्स के अंदर आके वो दे कैन रजिस्टर देयर मैरिज, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला था कि जो सेम सेक्स कपल्स है उनको एक्सटेंज उसको आप ऐड कर दो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिनाई कर दी है। और उसके बाद उनका आर्गुमेंट था कि इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, और डाइवर्स वैल्यू डाइवर्स इथेनिक कल्चर इथेनिक सिटी है इंडिया की। तो एक ट्रांसजेंडर का तो डाइवर्सिटी आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि महाभारत रामायण, यहाँ पे भी अपने को ट्रांसजेंडर्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो वी हैव मतलब अपने वैल्यू सिस्टम में है ये चीज, तो आप उसको लीगलाइज क्यों नहीं कर रहे, ये उन्होंने बोला था। उसके बाद देखो अगर आप हमारे मैरिज को रिकॉग्नाइज करोगे तभी हम अपने इस सोसाइटी के अंदर नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, ठीक है, हमारे बच्चे हम। तो हम नॉर्मलाइजेशन हो सकता है ट्रांसजेंडर्स का या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का, ये उन्होंने बोला है कि आपको हमारा लाइफ नॉर्मल बनाना होगा तो आप हमारे मैरिज का राइट दीजिए, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। अगर आप हमें राइट नहीं देते हो मैरिज का या फिर साथ रहने का और उसको आप लीगली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो इट्स अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी ना, और अगेंस्ट हमारे राइट टू लाइफ के खिलाफ भी हो जाता है, ठीक है, यही उन्होंने बोला था। अब इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले देखेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 का अंदर क्या बोला गया था, जो अब मैंने आपको बोला कि डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं किया गया सेम सेक्स मैरिज का, ठीक है। फर्स्ट इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट है कि इनके लिए कोई लीगल प्रोविजन है ही नहीं सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने का। सेकंड क्या है प्रोविजन, लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, देखो लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट है इसके अंदर, जो सोसाइटी उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी स्टेट की। अभी आप बोलोगे कैसे, अगर सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर कोई सोशल ऑर्डर्स है, ठीक है, जैसे कि कोई सिस्टम चल रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। अगर सोसाइटी का ऑर्डर मतलब अगर कुछ भी आप आपके मन से हिसाब से आप कुछ भी करोगे तो वो स्टेट नहीं कर आपको नहीं करने दे सकता ना। अगर आप कर बोलोगे चोरी करना अच्छी बात है तो कल स्टेट तो इंटरव्यून करेगा ही, चोरी करना बुरी बात है, ठीक है। कल आप बोलोगे रेप करना अच्छी बात है तो ये तो बुरी बात है, तो स्टेट इंटरव्यून करेगा। तो स्टेट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है इसके अंदर, इसलिए सोसाइटी का ऑर्डर मेंटेन के लिए स्टेट इंटरव्यून करेगा और स्टेट की परमिशन लिए बिना आप आपका मैरिज रजिस्टर कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद इसके अगेंस्ट में आता है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इसके किसी अगेंस्ट में आता है, देखो मैरिज जो होता है वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और उसको स्टेट रजिस्टर करता है, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है या फिर जो कपल्स क्योर कपल्स जो रहते हैं या फिर कोई भी जो रहता है जो इनफॉर्मल वे में रिलेशनशिप फॉर्म करता है, देखो वो जो रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं तो कोई बॉयफ्रेंड है कोई गर्लफ्रेंड है तो उनको तो कोई बॉन्ड पेपर भी लिख के नहीं देते ना कि आज मैं इसके साथ रहोगे इसके साथ नहीं रहोगी, कल तो वो नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है रिलेशनशिप का, लेकिन मैरिज इज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मैरिज को रेगुलेट किया जाता है, रिलेशनशिप को रेगुलेट नहीं किया जाता, इसीलिए प्राइवेसी के अंदर मैरिज रिलेशनशिप आ सकता है लेकिन मैरिज जो है वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसको राइट टू प्राइवेसी के अंदर आपका रिलेशनशिप जैसा कि आप उसको मैरिज को नहीं उसी एंगल से मैरिज को नहीं दे सकते, ठीक है ना आप, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, पूरा इनफॉर्मल आता है रिलेशनशिप, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी ने क्या बोला है कि ये हमारा काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ बनाना हमारा काम नहीं, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का, उनके पास जाओ आप, इसलिए ये नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी बोला है ये बहुत अच्छा इशू है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर कोई ट्रांसजेंडर ट्रांसवुमन या फिर क्वेयर कपल से और वो कुछ बच्चे को अडॉप्ट करते तो वो बच्चे के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा ना कि यार तेरे पेरेंट्स कौन है, तेरे मदर कौन है, ये वगैरह, ठीक है। तो ये उनका नॉर्मलाइजेशन होने में बहुत टाइम लगेगा और बच्चे का जो ट्रॉमा वो जो फेस करेगा वो अलग से ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड, इट इज नॉट देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड इट इज नॉट इजी फॉर सोसाइटी टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। इतना एजुकेशन इतना एडवांस नहीं है इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो जेंडर टर्म्स है जैसे कि मदर फादर, जैसे कि आप फीमेल को ही मदर बोलेंगे, ठीक है, मेल को थोड़ी मदर बोलेंगे, ठीक है, अभी का जो टर्म्स है तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसलिए
ये सारे आर्गूमेंट्स उसके अगेंस्ट में होते हैं सेम सेक्स मैरिज के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए मैरिज क्या होता है, अभी आपने सिविल यूनियन समझ लिया। मैरिज क्या होता है, इट इज अ सोशल स्टेटस बेस्टोड बाय लॉ, लॉ देता है ये स्टेटस, एंड थ्रू आउट विच द सोसाइटी एक्सेप्ट्स, रिस्पेक्ट्स एंड वैलिडेट्स अ कपल, ठीक है, ये होता है मैरिज। ये आप आंसर राइटिंग में इसको डायरेक्ट डाल सकते हो आप, ठीक है। अभी पूरा देखते हैं क्या क्या जजमेंट, क्या क्या इसके इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर हैज बीन आस्क्ड टू सेटअप अ, इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने क्या बोला है, सेंटर को बोला है कि आप एक कमेटी सेटअप करो हेडेड बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरी टू एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन टू एड्रेस द genuine human concerns of same sex couples without issuing legalization of their marriage, ठीक है। कि आप इनके क्या क्या इनके प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको आप एनालाइज करने के लिए जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी बनाओ, लेकिन वो कमेटी को बस उनकी प्रॉब्लम देखने को बताओ, ये मत बुलाओ कि उनका मैरिज कैसे लीगलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो ट्रांसजेंडर्स के खुद के राइट्स है और वो इस जजमेंट ने उन्होंने माने हैं, जैसे कि ट्रांस वुमन है और ट्रांस मैन है वो शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखिए, ये प्रीलिम में ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने किसकी परमिशन दी है, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मैरिज। अगर हेट्रोसेक्स है जैसे कि ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमन है, हेट्रोसेक्स हो गया, तो दे कैन मैरी, ठीक है, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1951, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ट्रांस वुमन है ट्रांस मैन, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि क्यूअर कपल जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर दो मेल हो गए, अभी फॉर एग्जांपल दो बंदे जो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे और वो शादी कर लिए, वो बच्चे को क्या ही संभालेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार नहीं कर सकते आप, अडॉप्ट नहीं कर, अडॉप्शन इज वेरी सीरियस थिंग, तो यू कैन डू इट, ठीक है। और उन्होंने और क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, क्या क्या और पॉइंट्स आए वो देखिए। उन्होंने बोला देयर इज द नीड टू सेंसिटाइज द पीपल अबाउट द क्यूअर राइट्स, वेरी गुड। सब बोल तो सब उनके पॉजिटिव साइड में बोल रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रही सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्रिएट अ हॉटलाइन, उनके लिए हॉटलाइन बनाओ फॉर क्यूअर कम्युनिटी टू प्रिवेंट हैरेसमेंट, ये उन्होंने बोला। उनके लिए जो मैरिड जो क्योर कपल्स रहते हैं रिलेशनशिप में, उनके लिए आप सेफ हाउसेस बनाओ, ये भी बोला है। उसके बाद उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो स्टेट को, ये भी बोला है, ठीक है। इंटरसेक्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनको आप फोर्स मत करो उनके ऑपरेशन जेंडर चेंज करने के लिए, ठीक है, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। देखो अभी एक ऐसी फैक्ट बता रहा हूँ कि 29 कंट्रीज के अंदर सेम सेक्स मैरिज एटलीस्ट 29 कंट्री ने उसको लीगलाइज कर दिया है, इंडिया ने नहीं किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, इन द केस ऑफ अरुण कुमार एंड अरुण कुमारंद एंड सिरज वर्सेस द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, द मदुराई बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, इन्होंने क्या बोला है, एम्प्लॉयड अ बेनिफिट एंड परवेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ होल्डिंग दैट द टर्म ब्राइड जो हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट कैन इंक्लूड द ट्रांस मैन एंड इंटरसेक्स पर्सन आइडेंटिफाइड एज वुमन। तो इन्होंने जो वधु होता है ब्राइड, तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई ट्रांस वुमन होगा या फिर इंटरसेक्स पर्सन आइडेंटिफाइड एज वुमन, इसको उन्होंने बोला था कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने ये वर्डिक्ट दिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे एक रेफरेंस में पढ़ रहा था 2-3 आर्टिकल, तो इसमें से ये पॉइंट निकाले। तो इसको याद रखिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि जो ब्राइड टर्म है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, आप ट्रांस वुमन को एज कंसिडर कर सकते हो ब्राइड, और इंटरसेक्स वुमन को पर्सन को भी आप कंसिडर कर सकते हो ब्राइड बोल के, ठीक है। तो इससे ये पूरा एक्सटेंसिव कवरेज हो चुका है अभी सेम सेक्स मैरिज का। इस पर क्वेश्चन आएगा तो गलती होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए गलती आपसे, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट गिव्स अवे अ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, प्रेसिडेंट नेशनल फिल्म अवार्ड दे रहे 2021 के लिए, नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 के लिए दिए जा रहे। और दादा साहब फाड़के अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये दिया गया है वहीदा रहमान इनको दिया गया है दादा साहब फाड़के अवार्ड। देखते हैं इस न्यूज में क्या है। हाँ यहाँ पे देखिए, एस राजमौली की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है RRR, जो आपको पता ही होगी, हैज टुक द 6 अवार्ड्स, एंड गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला बंसाली जी की जो फिल्म है हैज बेक्ड द अवार्ड्स इन 5 कैटेगरीज, इनको 5 कैटेगरीज के अंदर मिले। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये मस्त पिक्चर है, देखिए अगर आपको टाइम होगा तो, गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म, इसको बेस्ट फीचर फिल्म के लिए अवार्ड मिला गया है, ठीक है। द बेस्ट मेल अवार्ड एक्टर अवार्ड गो टू अल्लू अर्जुन फॉर द मूवी, गेस कीजिए क्या होगा, पुष्पा, ठीक है, द राइज पार्ट 1, ठीक है।
और आलिया भट्ट और कृति सनन, इनको बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है और मिमी के लिए कृति सनन को इनको मिला है, ठीक है। और जो द कश्मीर फाइल्स विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की जो फिल्म है उसको नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट फिल्म इन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म, डायरेक्टर वाज गिवन टू मेप्पापीडियाम, ठीक है, मेप्पापीडियम। एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड गो टू डायरेक्शन गोज टू गोदावरी द रिवर होली, इनको गया, ठीक है। ट्रिपल आर ऑल्सो गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट, ठीक है। यही इस न्यूज में था। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री आस्क डिपार्टमेंट्स टू सेट अप सेल्फीज पॉइंट टू शोकेस द गुड वर्क। डिफेंस मिनिस्ट्री बोला है कि आप उनके लोगों को आप सेल्फीज लो, ठीक है, और उसको अपलोड किए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड डायरेक्टेड इट्स डिपार्टमेंट्स टू सेट अप अ जियो टैग्ड सेल्फी पॉइंट। जियो टैग सेल्फी पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पे आप फोटो खिंचवा रहे हो ना, उसका लोकेशन उस फोटो को अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं जियो टैग्ड सेल्फी पॉइंट टू शोकेस अ गुड वर्क डन इन डिफेंस। ये दिखाने के लिए आप ये बोला है कि आप सेल्फी निकालो, ठीक है। मिनिस्ट्री हैज लिस्टेड द सेवरल थीम फॉर द सेल्फी पॉइंट, अलग अलग थीम दिए गए, नारी शक्ति वगैरह, इतना याद रखने की जरूरत नहीं। और इसको जो ऑपोजिशन है उन्होंने क्रिटिक किया है कि आप मिलिट्री का यूज कर रहे हो अपने एजेंडा, आपका जो इलेक्शन आ रहा है उसको ये करने के लिए, ठीक है। ये कांग्रेस जी के खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उन्होंने बोला है कांग्रेस ने कि accused that the government is trying to use the army's popularity for the election with the selfies point across the country where its schemes will be promoted, ठीक है, यही उन्होंने बोला है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे द कास्ट सेंसस विल बिगैन इन आंध्र प्रदेश आफ्टर 15 नवंबर, ठीक है। जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ था, पूरे देश में इसकी आग लग चुकी है और ये आग के जैसा फैल चुका है। और हर स्टेट बोल रहा है अभी, जहाँ पे अपोजिशन की अभी रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, वो हर स्टेट बोल रहा है कि हम अभी कास्ट सेंसस करेंगे। और कास्ट सेंसस करके क्या करेंगे, उनको जितना कास्ट है उतना उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एडिटोरियल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बहुत मैं आपको थीम लाइन बताता हूँ क्या है इसके। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया। यहाँ पे एडिटोरियल का बेसिक थीम क्या है कि आप प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज करो। फिर वो पे एग्जांपल दिया जाता है कि मैकडोनल्ड जो आपके शहर में है, वो क्या हर मैकडोनल्ड का आउटलेट एक एक जगह से आलू खरीदता है क्या? नहीं है उसका आंसर। तो वो सेंट्रलाइज आलू खरीदते हैं एक जगह से और फिर वो अपने अपने ब्रांच को भेजते हैं। इससे वजह से वो बार्गेन भी कर सकते हैं, कम रेट में भी मिलता है और एक क्वालिटी भी उनकी मेंटेन होती है, ठीक है। 3-4 चीजें होती है। तो वही उन्होंने बोला है कि जो इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम चलती है, अपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो इसके अंदर आप प्रोक्योरमेंट बल्क प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते हो मेडिसिन की वगैरह, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप बल्क में प्रोक्योरमेंट करोगे तो आप बार्गेन कर सकोगे, कम रेट में मिलेगा, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और आपका एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा आप क्यों नहीं करते हो, ये राइटर ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे नेशनल कैंसर ग्रिड इन्होंने अभी प्रोक्योर किया है मेडिसिन और उन्होंने सेंट्रलाइज वे में मेडिसिन प्रोक्योर किए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया उनके अपने आउटलेट के ऊपर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, अगर देखो गवर्नमेंट ऐसा प्रोक्योर करेगी सेंट्रलाइज तो उनको बेनिफिट तो होगा, लेकिन अगर जो सेलर्स हैं, जो आपको चीजें ड्रग्स की चीजें चाहिए, समझो जो मेडिसिन चाहिए, वो जो सेलर है अगर उन्होंने कार्टेल बना लिया, ठीक है, आप बिडिंग के लिए बाहर उसको आप जैसे आप टेंडर फ्लोट करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करती है कि हमें इतनी इतनी मेडिसिन चाहिए, ठीक है, तो जो जो सबसे बंदा लोएस्ट बिडिंग देगा उसका टेंडर पास हो जाएगा। लेकिन अगर सेलर्स लोगों ने कार्टेल बना लिया, 10 लोग हैं, 10 कंपनी फार्मेसी की समझो एग्जाम्पल, उन्होंने बोला यार ठीक है लोएस्ट कोई बिड नहीं लगाएगा, सब बिड लगाएंगे इतने इतने x रुपए की, ठीक है, और आप नंबर नंबर से अपन बिड लगाएंगे, ठीक है। तो एक अपन प्राइस कम ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसी भी चीज आ सकती है। तो ऐसी इस वक्त में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है गवर्नमेंट की, उनके पास हो जाके उसका वैल्यूएशन निकालती है और उनको पूछती है कि आप कितने बना सकते हैं। अगर उससे कम अगर कोई बिडर मिलता है तभी वो उनसे बनाएगी, नहीं तो अपने पीएसयू से बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि मैं कुछ नया बता नहीं रहा, वो आपको भी समझ रहा होगा ठीक है, मुझे भी समझ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि बस ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इससे ड्रग रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होगा। मैं बोलता हूँ कैसे होगा, देखिए, देखो जो अपन ड्रग्स या फिर मशीन्स कोई बाय परचेस करते हैं ना,
तो उसका क्या होता है कि उसके रेगुलेशन, उसके एक स्टैंडर्ड्स होता है, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो सेंट्रल इसमें होती है, ठीक है। तो वो अथॉरिटी ये करती है कि बाबा ये इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल के लिए लिया गया है इसकी स्टैंडर्ड्स के ये कंप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब इंडिविजुअल लेवल पे या फिर प्रोक्योरमेंट जब आप डिसेंट्रलाइज लेवल पे करते हो तो आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इंडिविजुअल रेगुलेटरी सिस्टम बनानी पड़ेगी और उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी सिस्टम बनानी पड़ेगी अपने को। तो वही उन्होंने बोला है कि आप बना सकते हो और इससे बेनिफिट ही होगा आपका, ठीक है। आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, बस यही बोला है कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करो आप और इससे आपको बेनिफिट होगा, बाकी कुछ भी नहीं। द कोल एक्सपोर्ट टू द नेबरिंग कंट्रीज इन फाइनेंशियल 2023, इंडिया ने 1.16 मिलियन टन कोल को एक्सपोर्ट किया है, मतलब दूसरी कंट्री को बेचा है। तो 0.833 मेट्रिक टन कोल नेपाल को बेचा है, 0.245 मेट्रिक टन बांग्लादेश को, और भूटान को 0.05 टन मेट्रिक टन भेजा है, और बाकी के लोगों को 0.032 मेट्रिक टन भेजा है, ठीक है। ओबीसी रिजर्वेशन, कांग्रेस ने बोला कि मध्य प्रदेश में जो इलेक्शंस हो रहा है उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ये बोला है कि अगर हम जीत के आते तो 27% ओबीसी को हम रिजर्वेशन दे देंगे, ठीक है। कांग्रेस रिलीज द पार्टीज मैनिफेस्टो ऑन 17 नवंबर, पोल्स इन द वेयर इट प्रॉमिस्ड टू कंडक्ट कास्ट सर्वे इफ वोटेड टू द पावर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हम अगर आते तो हम पक्का सेंसस करवाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बड़े आर्टिकल है। मोदी डायरेक्ट द इसरो टू लैंड मैन ऑन द मून बाय 2014। मोदी जी ने बोला है कि आदमी उतरना चाहिए भाई, जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे वैसे ही इंडिया का आदमी उतरना चाहिए मून के ऊपर 2040 के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको देखिए। सिग्नलिंग रोड मैप फॉर द इंडिया फ्यूचर स्पेस एम्बिशंस, पीएम मोदी डायरेक्टेड दैट इसरो को क्या बोला है उन्होंने, इंडिजिनियस स्पेसक्राफ्ट स्टेशन बनाना चाहिए। इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन बनाएगा इंडिया 2035 को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन बनाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी जो है वो उसको छोड़ के इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया लैंड एंड इंडियन ऑन मून, इंडिया के जो मून के ऊपर एक इंडियन उतरेगा 2040 तक, ठीक है। दो चीजें हो गई। और जो गगनयान मिशन है, ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडिया फर्स्ट मैन मिशन टू द स्पेस, इंडिया पहली बार कोई आदमी डाल के स्पेसक्राफ्ट के अंदर उसको घुमा के वापस लाएगा फिर से पृथ्वी के अंदर, तो ये फर्स्ट मिशन है। तो उसको शेड्यूल किया गया है 2025 के लिए, ठीक है। 2025 तक वी विल सेंड वन मैन और वो मून का एक चक्कर लगा के वापस आ जाएगा, ठीक है। हो गया गगनयान के लिए, ठीक है। सेटिंग अप भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाएंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। और इंडिया ने ये बोला कि 2040 तक फर्स्ट मैन भेजेंगे अपन मून के ऊपर। अभी जो गगनयान में जा रहा है वो उतरेगा नहीं, डिफरेंस समझिए, गगनयान का बंदा एस्ट्रोनॉट मून के ऊपर उतरेगा नहीं, बस मून को एक चक्कर मार के स्पेस में जाके वापस आएगा मून के पास का, ठीक है। लेकिन जो 2040 में जाएगा उसके अंदर आदमी मतलब या औरत, हाँ ठीक है, इफ शी इज फीमेल शी विल लैंड एंड दे विल कम बैक आफ्टर इट, ठीक है। और मोदी ने ये भी बोला है, मोदी जी ने ये भी बोला है, मोदी कॉल्ड अपॉन द साइंटिस्ट टू वर्क टुवर्ड द इंटरप्लैनेटरी मिशंस, ठीक है। इंटरप्लैनेटरी मिशन पे भी उन्होंने काम किया है और काम करने को उन्होंने बोला, इंक्लूडिंग अ स्पेस व्हीकल टू ऑर्बिट वेनस, वेनस को ऑर्बिट बनाने के लिए, ऑर्बिट करने के लिए एक आप स्पेस व्हीकल बनाओ, ये भी बोला है। वन ऑन दैट विल लैंड ऑन मार्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से सुनिए। एक जो करेगा लैंड करेगा मार्स के ऊपर एक बनाओ, और वेनस को ऑर्बिटर करेगा उसका एक वैसा एक बनाओ, उन्होंने बोला है, ठीक है। और गगनयान का क्रिटिकल टेस्ट ऑफ मॉडल कॉल्ड क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल शेड्यूल फॉर सैटरडे, ठीक है। अभी आगे आने वाले सैटरडे को जो क्रू एस्केप सिस्टम व्हीकल टेस्ट होगा गगनयान के लिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टेस्टिंग चालू है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विल मेक रोड मैप फॉर मून एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मून के एक्सप्लोरेशन के रोड मैप बनाएगा, विच विल कंसिस्ट ऑफ सीरीजेस ऑफ मून चंद्रयान, सीरीजेस ऑफ चंद्रयान मिशन, वेरी गुड। उसके बाद डेवलपिंग अ न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू लॉन्च पैड्स, सेटिंग अप ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरीज एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस बोला है कि हम एक रोड मैप बनाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में देखिए, इसको इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय, इसको किसने डेवलप किया मेंटेन करता है, यूएसए, रशिया, कनाडा, जापान, यूरोपियन एजेंसी। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 लोग हैं, याद रखिए, यूएसए,
जो सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, ठीक है। दो चीजें तो याद रख सकते हैं, कनाडा, जापान एंड यूरोपियन एजेंसीज, जहां यूएस है वहां पे उनके दोस्त यूरोप की एजेंसी तो आएगी आएगी, ठीक है। तो ये चार लोगों का ये इसको मेंटेन एंड ये करता है। बट ये बोला जा रहा है कि डीकमीशन हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक ये डीकमीशन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो प्राइवेट एक्सपर्ट्स है उन्होंने बोला है कि इसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा एंड इसको लिए आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी पुल कर सकते हो, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। यही था इस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट था इसको, ठीक है। उसके बाद यूएस चाइना चाफ्ट एट इंडियाज कब ऑन लैपटॉप एंड पीसी इंपोर्ट, ठीक है। देखो, यूएस से डिसीजन विल इम्पैक्ट द ट्रेड इन दिस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स एक्सपोर्ट टू इंडिया व्हेन इम्प्लीमेंटेड। सोल, जो साउथ कोरिया की कैपिटल है सोल, सेज मेजर इनकंसिस्टेंट विद डब्ल्यूटीओ रूल्स। इन्होंने बोला कि ये तो इनकंसिस्टेंट है भाई डब्ल्यूटीओ के रूल से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। सीकिंग द रिव्यू ऑफ डिसीजन, ठीक है। यूएसए एंड चाइना एंड साउथ कोरिया, देखो मैं आपको बोलता हूँ, एक वर्ड एक ये आया था नोटिफिकेशन सितंबर में, वहां पे उन्होंने बोला था कि यार जो भी इंपोर्ट करेंगे ना अपन, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड्स वगैरह, ठीक है, उसको हम रेगुलेट करेंगे, उसको हम लाइसेंस देके उसको एक्सपोर्ट करें, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम उसका इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम उसके ऊपर रेगुलेट करेंगे। लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्लेरिफाई किया कि यार हम लाइसेंस राज नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, हम तो ये बोल रहे कि हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे, लाइसेंस की बात हमने विड्रॉ कर दिया, अभी लाइसेंस की कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सारी कंट्री का भी चल रहा है कि अरे आप ऐसा कुछ मत करो, आप हमको क्लियर बताओ चल क्या रहा है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। देखते क्या है, द यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान एक्सप्रेस द एनेक्सिटी, ठीक है, मतलब उनको चिंता हो रही है एट द डब्ल्यूटीओ पैनल मीटिंग ओवर द इंडिया न्यू कबाउ कंप्यूटर इंपोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये क्या कर क्या रहा है इंडिया भाई, ठीक है। सोल, जो साउथ कोरिया की कैपिटल है, रिक्वेस्टेड इंडिया टू रिकंसिडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्व्स प्रोवाइडेड डिटेल्ड क्लेरिफिकेशन, और उसने बोला कि हमें डिटेल्ड क्लेरिफिकेशन दीजिए, अभी हम क्यों देंगे इनको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और उन्होंने बोला है कि आप आपके डिसीजन को रिकंसिडर करो। इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया वुड नॉट इम्पोज द लाइसेंस रिक्वायरमेंट ऑन इंपोर्ट। इंडिया ने बोला कि हम लाइसेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी डाल रहे हैं इसके ऊपर, बट वी ओनली मॉनिटरिंग देम। बट हम बोल रहे कि आप नोन कर दो यार, मतलब आप नोटिफाई करो कि हम ये सेलर है, ये यहाँ से ये मंगा रहे, आप उसको हमको डाटा दो, हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे। सीधा सा पॉइंट है यार, इसमें यही बोला गया है कि वो सिर्फ मॉनिटर करेंगे इंपोर्ट को, लैपटॉप पीसी के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अली खैमेनी, इन्होंने बोला है कि आप नहीं रोक सकते इसराइल को, अगर इसराइल ने ऐसे ही बम्बार्डमेंट करता रहा गाजा के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता गाजा का, ठीक है। यही उन्होंने बोला है कि गाजा इज इन डेंजर, इसराइल को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद यूएस की न्यूज है, यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडन टू विजिट इसराइल, इसराइल को विजिट करेंगे एज अ गाजा ग्राउंड इन्वेजन लूम्स, ठीक है। अभी एक न्यूज भी आई है कि 200 यूएस के शोल्डर्स जाएंगे इसराइल के अंदर, ठीक है। ये इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज है, मुझे भी नहीं पता कंफर्म क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी आएगा तो आगे। तो 200 यूएसए के शोल्डर जो सैनिक है वो जाएंगे इसराइल के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके ऐसा फाइटिंग नहीं करेंगे, बस वो उनको गाइड करेंगे या फिर कोई मिलिट्री कैंप्स, डॉक्टर्स वगैरह वो भेज के, वेटरन्स वगैरह वो उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन बहुत डिफिकल्ट होता है, कि ग्राउंड रियलिटी अपने को पता नहीं होती किसी फॉरेन लैंड के, तो गाजा के वही सीन है। तो नॉर्दर्न गाजा जो है वहाँ पे अटैक करने की ये बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा इस डिस्कशन का, तो स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च करो और इसको इसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू।